जय हिंद साथियों, आज 4 दिसंबर है तो आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। आपका ये सेशन बहुत खास होने वाला है, वो इस वजह से होने वाला है 5 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन हुआ था। एक राज्य में आज का काउंटिंग चल रहा है, यानी मिजोरम में, वहां पे 40 ही विधानसभा सीट है, बाकी बचा 4 राज्य जो बड़ी राज्य है, वहां पे आपका कल मतगणना हो चुका है और सारा स्थिति क्लियर है। तो कहां पे कितना सीट है, क्या है, नहीं है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा सीट 230 था, जिसमें से 163 सीट लाया है बीजेपी। और यहाँ के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के राज्यपाल हैं आपके ये क्या बोलते हैं, मंगू भाई पटेल। तो वो भी देख लेंगे। ये है छत्तीसगढ़, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जो है आपका टोटल 90 सीट है, इसमें से 90 सीट में से आपको आया है 54 सीट बीजेपी को। और ये है तेलंगाना, 119 सीट है, और 119 सीट में आपको कांग्रेस को आया है 64 सीट। और ये है राजस्थान, इसमें यहाँ पे 200 सीट था, 199 का ही इलेक्शन हुआ था, जिसमें से 115 सीट लाए हैं कौन, बीजेपी, ठीक है। तो इन सब चीजों का पूरा स्थिति देखिए। संवैधानिक ये जो राज्य देख रहे हैं, केंद्र देख रहे हैं, ये क्या है, ये सारा चीज संविधान में लिखा हुआ है और संविधान के अकॉर्डिंग ही सारा चीज होता है ना। तो हम लोग संवैधानिक स्थिति को जान लेंगे कि ये इलेक्शन क्या है, क्या कितने अनुच्छेद में क्या है, कैसे मंत्री परिषद का गठन होता है, ये सारा चीज हम लोग बिल्कुल भी देख लेंगे। विधान परिषद क्या है, विधानमंडल क्या है, ये लोग जो चुने गए हैं प्रत्यक्ष चुनाव से कौन जीतते हैं, ये सारा चीज हम लोग बिल्कुल भी देख लेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अब हुआ क्या है ना कि पुणे अंतरराष्ट्रीय जो है आपका मैराथन दौड़ हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो है केनिया के जो है धावक है, वो अपना जो है इस बार फर्स्ट पोजीशन लाए हैं, तो इसको भी देख लेंगे। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कल जो है अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस था। द्रौपदी मुर्मू हम लोग के राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है ना। तो इसके द्वारा कुछ आपका जो है सम्मान वितरण भी किया गया है, तो इसको भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। दिव्यांग जन जानिए, पूरे विश्व का जो आपका जनसंख्या है उसका 15% ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग जन है, ठीक है। तो कल ही आपका अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस था। देखिए, इसको बिल्कुल भी जानिएगा। अभी गेम में भी आपका पैरा गेम होता है, सरकार भी एक अलग अलग पहल कर रही है कि दिव्यांग जन कहीं पीछे ना छूट जाए, ठीक है। उसके लिए समाज में मतलब कोई भेदभाव नहीं हो, बहुत सारी चीजों को लेके काम हो रहा है। अब देखिए, ये क्या है, आप लोग तो देखते ही आप लोग को पता होगा कि ये आपका जो है स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना या एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज आपका क्या था, बीएसई, क्या मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एशिया का 1875 में यह स्थापना हुआ था भैया, समझे, एक पेड़ के नीचे, ठीक है ना। तो आज के डेट में जो है इसका जो पूंजी, जो इसका जो शेयर धारक जितने भी कंपनी है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, रिकॉर्ड हो गया, 4.01 ट्रिलियन तक पहुंच गया। इसका जितने भी शेयर धारक लोग हैं, कंपनी है, इसका जो पूंजी है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हो गया। तो इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब आइए, ये देखिए, यूएनएचसीआर होता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन आपका जो है, ये यूएनएचआरसी होता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। उसके बाद क्या बोलते हैं, हाई कमीशन रिफ्यूजी होता है, उसी का जो है नॉनसेंस पुरस्कार दिया जाता है। ये नॉनसेंस पुरस्कार क्या है ना, जो शरणार्थी है या जो राजविहीन लोग हो गए हैं, उसको जो है लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। अपना मतलब जो लिमिट है, लिमिट से ऊपर आकर के जो है उसको शिक्षा हो या फिर पुनर्वास हो या इस तरह से कोई भी अगर कोई कार्य करता है, ठीक है, रिफ्यूजी के लिए यानी शरणार्थी के लिए, तो उसको नॉनसेंस पुरस्कार दिया जाता है। और ये नॉनसेंस पुरस्कार, ये नॉनसेंस कहां के थे, नॉर्वे के थे, ठीक है। तो इस बार जो है ये मिला है इसको आपका अब्दुल्ले मायर को मिला है, ये सोमालिया के हैं, ठीक है। और ये 1954 से ही दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार जो है ना, अब दिया गया था आपको कौन, जर्मनी के पहले जो है चांसलर है, अभी नहीं है, पहले थे, ये एंजेला मार्केल था, उसी को दिया गया था। इस बार सोमालिया के इसको दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बिल्कुल भी देख लेंगे, ठीक है। अब आइए, चक्रवात। देखिए, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बहुत जबरदस्त तूफान मचाया हुआ है, ठीक है। तमिलनाडु अलर्ट में है, आंध्र प्रदेश को भी अलर्ट में कर दिया है। कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात किए हैं, ठीक है। तो ये आपका चक्रवात आया है बहुत जबरदस्त, तो इस चक्रवात के भी बारे में बात कर लेंगे। देखिए, चक्रवात जो है ना आपका 2 सीजन में आता है। पहला तो पहले पूर्व मानसून में आता है, मतलब पूर्व मानसून का मानसून आने से पहले, यानी आपका मार्च से मई के बीच एक बार आता है, ठीक है। उस टाइम जो चक्रवात का ज्यादा आशंका आता है। और दूसरा क्या होता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच, ठीक है, ये चक्रवात आता है। देखिए, चक्रवात होता क्या है ना, ये सब खेल है प्रेशर और क्या मतलब ये कह सकते हैं कि ये आपका टेम्परेचर और प्रेशर का ही खेल है। जैसे जैसे प्रेशर और टेम्परेचर का खेल होता है, वैसे चक्रवात बनता है, ठीक है। एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है और वहां से हवाएं क्या करता है, मतलब देखो, कोई भी हवा कहां से जाएगा भाई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ना जाएगा, ठीक है, या लो प्रेशर से हाई प्रेशर, यही चीज होता है। तो चक्रवात यही है, जब वहां पे स्पीड हवा का जो है, सतही हवा है, उसका जब अधिक वेग हो जाता है, यानी स्पीड अधिक हो जाता है, ठीक है, तो इसको 3-4 कैटेगरी में कि 40 से 60 के बीच में आएगा तो थोड़ा सा लो कैटेगरी का माना जाता है, इतना किलोमीटर की स्पीड में होता है। तो यानी चक्रवात को डिफाइन ही उसके मतलब हवा है, उसके जो है चलने का जो स्पीड होता है उसी से किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल भी ये सारा चीज करने वाले हैं। चलिए अब आइए, देखिए, इसरो
एक से एक काम कर रहे हैं। अभी जो है ना आपका एक्सरे पोलरीमीटर जो है सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है इसरो के द्वारा, और ये आपका पीएसएलवी से किया जाएगा। जो महत्वपूर्ण चीज है आपको बता रहे हैं। और कहां से किया जाएगा भैया, तो क्या कहिएगा, ये आपके आंध्र प्रदेश से किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बिल्कुल भी देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कहां से भैया, सबसे पहले हम लोग विधानसभा से ही शुरू करेंगे आज। ठीक है ना, विधानसभा का इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से हम लोग को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए, हुआ क्या है ना कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस चुनाव में परिणाम जारी किया गया है, उस परिणाम को हम लोग कुछ देख लेंगे, उसके बाद इन सब चीजों को हम लोग बढ़िया से देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात ये जानिए कि भारत क्या है, भारत क्या है, हम लोग जो है इलेक्शन कराते हैं। ये क्या इलेक्शन कराना क्या जरूरी है भाई? इलेक्शन पहले तो नहीं होता था, होता था क्या? नहीं होता था ना। तो इलेक्शन होने का मतलब ये हो क्या, लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो शासन होता है वही है। ये क्या है भैया, मतलब लोकतंत्र है। ठीक है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या है, लोगों का शासन है। जब लोगों का शासन होगा तो लोगों के ही द्वारा किया जाएगा और लोगों के लिए ही किया जाएगा, और ठीक है, और लोग ही करेंगे। तो ये कहने का मतलब है, तो ये सारे चीज लोग से ही निकल के आता है। तो लोग में हम लोग भी हैं, है ना, जी, वहां भी जनता है। तो हर एक राज्य है, हर एक राज्य का अपना अपना क्या है, एक सीमा क्षेत्र है। और इसको निर्धारण कौन करेगा भाई? इसका निर्धारण संसद करेगा, है ना। इसका निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगा। अब देखिए, संसद जहां तक बात आया है, आप संसद को पहले समझ लेंगे, फिर आगे हम लोग जाएंगे। अब मेरे हिसाब से बात समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो संसद निर्धारण करेगा राज्य क्षेत्र का, और उस सीमा क्षेत्र का निर्धारण करने के बाद वहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्शन होगा। और ये इलेक्शन जो होगा, उस इलेक्शन को क्या कहेंगे? विधानसभा इलेक्शन। ठीक है, यानी विधानमंडल का इलेक्शन होगा। ठीक है, जो विधानमंडल बनेगा, उस विधानमंडल के अंग में जो सदस्य जाएंगे वो विधानसभा सदस्य कहलाएंगे। ठीक है, तो कोई राज्य में 2 सदनीय है, कोई राज्य में 1 सदनीय है। ठीक है, जहां पे 1 सदन है तो वहां पे विधानसभा है, जहां पे 2 सदनीय है तो वहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो संसद क्या करेगा भैया? संसद क्या करेगा? राज्य का सीमा का निर्धारण करेगा। ठीक है, और उस राज्य को जो है, ये राज्य है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। कितने आर्टिकल में? आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, यानी जो भारत जो है, हम लोग का जो देख रहे हैं, कई राज्य मिलकर के एक भारत बनेगा। और ये क्या है, ऐसा नहीं है कि वन विनाशी संघ का अविनाशी राज्य नहीं है, ये अविनाशी राज्य का मतलब विनाशी राज्य का अविनाशी संघ है। ये बात आपको जानना है। तो संसद में कौन कौन होगा? ये संसद जो बात की है, ये संसद में कौन होगा? तो ये संसद में सबसे पहले ये जानिए कि आपका लोकसभा होगा, यानी कहने का मतलब है लोकसभा होगा, फिर राज्यसभा होगा, फिर कौन होगा, क्या कहिएगा, राज्यसभा होगा, और कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। इससे मिलकर के किसका निर्माण होगा, क्या कहिएगा, इससे मिलकर के किसका निर्माण होगा भैया? इससे मिलकर के संसद का निर्माण होगा। ठीक है, और यहीं पे जो भी विधि का काम हो या कुछ भी का काम हो, ये सारा चीज आपका क्या होगा, ये होगा। पूरा कार्यपालिका का नियंत्रण कहां पे होता है? विधायिका से ही होता है। और विधि का काम भी कौन बनाता है? विधायिका ही बनाता है। और एक न्यायपालिका जो है वो आपसे, ये जो है, ये न्यायपालिका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। न्यायपालिका क्या है? जो विधायिका द्वारा कानून बनाया गया है उसका क्या करेगा? चेक एंड बैलेंस का काम करता है कि विधायिका सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो न्यायपालिका उसको क्या करेगा? खेल खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये मिलकर के बनेगा, क्या बनेगा? संसद बनेगा। ये संसद कितने आर्टिकल में है? ये भाई 79 में है। ठीक है, कितने में, क्या कहिएगा, संसद के बारे में कहा गया है कितने आर्टिकल में? 79 आर्टिकल है ये क्या कहिएगा? आर्टिकल है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से संसद पूरा राज्यों का संघ क्या है, भारत राज्यों का संघ है, तो राज्य को संघ का जो पूरा कार्य संचालन, जो भी चीज है, जो बोले हैं आपको कि विधायिका विधि का काम, कार्यपालिका काम, ये सारा चीज करता है। और इसका चेक एंड बैलेंस का काम कौन करता है? न्यायपालिका करता है कि सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तरह से क्या है, ये इन लोग का जो है कर्तव्य को समीक्षा करेगा न्यायपालिका। ठीक है, ये बात समझ गए हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण मोंटेस्क्यू थे एक, उसी ने दिया था। ठीक है, जब तक ये शक्ति का पृथक्करण नहीं होगा तो कहीं पे भी कोई भी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र स्वच्छ नहीं माना जाएगा। तो जो जिस तरह से यहाँ पे आप संसद देखते हैं, तो उसी तरह से जो राज्य बनाया, इसी संसद ने जो है राज्य का सीमा का निर्धारण करवाया और ये राज्य बन गया आपका। ठीक है, तो भारत में इस तरह से आपका टोटल कई राज्य हैं, है ना, कई केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ठीक है, तो उन कई राज्यों में से आपका कई राज्य में इलेक्शन हुआ है। तो इलेक्शन जो हुआ है, तो इस इलेक्शन का फॉर्मेट क्या है भैया? तो पहले इसको जानिए। ये इलेक्शन का फॉर्मेट क्या है? जो हम लोग का राज्य जो है ना, राज्य जैसे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा बोले ना, तो यहाँ पे क्या है? 2 सदन है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी 2 सदन हो सकता है, एक ये। तो जो निचला सदन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं आपका जो विधायक, जो हम लोग प्रत्यक्ष जो चुन के भेजते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे?
वो लोग क्या है, एमएलए है, यानी विधानसभा सदस्य है। क्या कहिएगा, विधायिका मतलब विधानसभा सदस्य है। और जो अपर हाउस होगा राज्य में, उसको क्या कहेंगे, विधान परिषद कहेंगे। ये बात समझ गए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में आपका विधान परिषद होगा। ये किस पर विवेक है, ये विवेक है, इसमें जो है पूरा पूरी विचार करने का हक किसको है भैया, तो उस राज्य को है। कोई भी राज्य चाहेगा तो अपने राज्य में अपर सदन बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। शर्त इसमें क्या है कि हम जो है बनाएंगे तो कितना बनाएंगे भाई, आपका जो विधान परिषद का जो आपका विधेयक, मतलब जो आपका विधेयक है, ठीक है, उसको जो आप अपना पारित करवाइएगा अपने राज्य से, तो आपका जो है विधानसभा में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। ठीक है, पहली बात 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। उसके बाद ये सारा चीज आपका विधेयक होने के बाद फिर आपको क्या है, आपका संसद से मंजूरी मिलना चाहिए, फिर वो आपका जो है उस राज्य में आपका विधान परिषद का स्थापना हो जाएगा। ठीक है, और ये किसना आर्टिकल में है, तो ये क्या कहिएगा, इसके बारे में कहा गया है 169 में कहा गया है, आर्टिकल 169। ठीक है, ये विधान परिषद। तो भारत में अभी जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में से 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। कितना कहिएगा, 6 राज्य जहां हैं जहां विधान परिषद है। ठीक है, और बाकी बचा विधान परिषद नहीं है। और सब जगह क्या है, तो क्या कहिएगा, आपका विधानसभा है। ठीक है, विधानसभा है। तो विधानसभा जो आज इलेक्शन हम लोग कर रहे हैं विधानसभा का, और ये विधान परिषद का जो इलेक्शन होता है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन आपका नहीं होता है, ये बात जान लीजिएगा। ये जनता का जो प्रतिनिधि होता है उसके द्वारा किया जाता है। अभी बताएंगे इसके बारे में भी हम, फिलहाल मोटा मोटी आपको सिर्फ यहां तक लाता है। ठीक है, तो जो आज विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, ये विधानसभा क्या लोगों के द्वारा होगा, राज्य के सीमा के भीतर जो भी निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, परिसीमन होगा, उसके बारे में फिर जाके आपका उसका निर्वाचन होगा। और वो निर्वाचन जो होगा, ये आपका कितने आर्टिकल में कहा गया भैया, तो क्या कहिएगा, 170 में कहा गया। आर्टिकल 170 में ये बात कहा गया है कि राज्य विधानसभा के जो है, जो प्रत्याशी है, या जो भी आपका एक तरह से ये बोलिए ना, जो आपका प्रतिनिधि है, ठीक है, वो आपका निर्वाचन होगा। और उस राज्य का जो है आपका सीट जो है कितना, 500 से अधिक नहीं होगा। क्या कहिएगा, 500 से अधिक नहीं होगा, और 60 से कम नहीं होगा। ठीक है, ये आर्टिकल कितना में कहा गया है, आपका 170 में कहा गया है। ये बात समझ गए, समझ गए। भारत में सबसे अधिक कहेगा कि किस राज्य का विधानसभा सीट है, तो क्या कहिएगा, यूपी का है। किसका है भैया, यूपी का है। कितना है भाई, इसका 403 है भैया। 500 से अधिक नहीं होगा और 60 से कम नहीं होगा। कुछ कुछ अपवाद है, जैसे मिजोरम है, आपका सिक्किम है, गोवा है। अपवाद हर चीज में होता है, तो अपवाद को लेकर नहीं चलना है, ये बात आपका कहा गया। और ये जो आपको बताए हैं 169 में जो विधानमंडल मतलब विधान परिषद बनेगा, जो राज्य का अपर सदन होता है, इसमें कहा गया है, आर्टिकल 171 में कहा गया है कि कोई भी राज्य में जब विधान परिषद आप बनाइएगा, ठीक है, अपर सदन बनाइएगा, तो आपका जो सदस्य संख्या होगा, तो जो भी उस स्टेट का जो विधानसभा सीट है, उसका 1/3 से अधिक नहीं होगा और 40 से कम नहीं होना चाहिए। 1/3 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। कहां पे, उस राज्य में जब विधान परिषद बनाइएगा। और ये बात कहां पे कहा गया है, आर्टिकल 171 में कहा गया है। ठीक है, ये बात समझ गए। ठीक है, चलिए अब आइए। तो जो इलेक्शन आज हुआ है, वो इलेक्शन कहां का हुआ है भैया, विधान मंडल का हुआ है। तो ये विधान मंडल के बाद बात कहां है, जैसे यहाँ पे संसद देखे ना आप, कहां पे, केंद्र में, जहां पे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद बना, तो उसी तरह से राज्य में आपका विधानमंडल बनता है। क्या बनता है, विधानमंडल बनता है। ये बात जानिए, विधानमंडल बनता है। और इस विधानमंडल में कौन होंगे भैया, इस विधानमंडल में आपके, इसको आर्टिकल 168 में कहा गया है, इस विधानमंडल में आपका सबसे पहले जानिएगा, क्या कहिएगा, आपका राज्यपाल होगा। क्या कहिएगा, राज्यपाल कौन है भैया, क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो ये राज्यों का संघ होने के लिए तो भैया जो भारत का जो मेन है, जो सेंटर है, जो संसद है, वहां का एक आदमी तो होना चाहिए ना हर एक स्टेट में। तो वो एक तरह से एजेंट का काम करता है। ठीक है, वहां पे वो हर स्टेट में एक राज्यपाल होगा जो केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। किसका, केंद्र का। तो विधानमंडल में पहला आदमी राज्यपाल होगा। राज्यपाल के बाद आपका क्या हो जाएगा, विधानसभा होगा। ठीक है, और जहां पे विधानसभा विधान परिषद है, तो वो विधान परिषद होगा। और ये तीनों मिलकर के आपका क्या बनाएगा, विधान मंडल का निर्माण करता है। बात समझ गए, विधान मंडल का निर्माण करता है, समझ गए। इस विधान मंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद कहां से निकल के आया, विधानसभा कहां से निकल के आया, बता दें। तो इसी विधानसभा का आपका इलेक्शन हुआ है। और इसका इलेक्शन कैसा होता है, प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है, डायरेक्ट चुना जाता है। तो इनमें से आपका कहां हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। ठीक है, इसका कुछ कुछ काम है, अभी काम बताते हैं। पहले हम इलेक्शन का फिगर ले लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल कितना सीट है भैया, तो यहाँ पे क्या कहिएगा, टोटल 200 सीट है। कितना, 230 है ना।
टोटल कितना है 230 सीट है। उस 230 सीट में से 163 सीट कितने भाजपा ने और 66 सीट कांग्रेस ने और ये अन्य को एक मिला है। और बहुमत पाने के लिए कितना चाहिए भैया 116। बहुमत का सरकार मतलब ये हुआ कि आप कोई भी देखिए, आप जब दलीय प्रणाली पढ़िएगा ना कि दल विहीन क्या होता है, दलीय क्या होता है, ठीक है, तो उस समय आपको दिखेगा कि आप जब बहुमत का सरकार यानी जितना वहां पे सीट है उसमें से +1 कर दीजिएगा। अगर 100 है तो 100 का आधा कितना 50, तो और 50 +1 तो आप क्या हो गया बहुमत की आपकी सरकार हो गई। तो बहुमत बनाने के लिए हमेशा 50+1 याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में कितना है 230 है। 230 के लिए 115 क्या होता है आपका आधा होता है, तो 116 हो जाएगा, तो वो बहुमत का आ गया। फिर राजस्थान में टोटल कितना सीट है भैया, तो यहाँ पे 200 सीट है। क्या कहिएगा 200 सीट है। 200 सीट में से कितना चाहिए 100, आधा आधी हो गया, और 100+1 यानी 101 सीट चाहिए। 101 सीट चाहिए। तो यहाँ पे भी कितना आया है बीजेपी को 15 आया है। इसका मतलब है ये भी बहुमत से पार है, यानी ये अपना सरकार बना रही। अब ये छत्तीसगढ़ देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बना आपका 26वां राज्य बना था, ये बात जान लीजिए, ठीक है। और ये कब बना भैया, ये 1 नवंबर को 2000 को बना था। किसके कट के, मध्य प्रदेश से कट करके, ठीक है। और इसमें टोटल सीट कितना है, तो इसमें 90 सीट है। और यहाँ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, भूपेश बघेल थे, ठीक है। उससे पहले जब बना था उसके बाद कई बार तक आपका बीजेपी का ही सरकार था, ठीक है। रमन सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे। अभी कौन मुख्यमंत्री बनेंगे ये बात क्लियर नहीं हुआ है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ में 90, तो 90 में कितना आना चाहिए भैया 45, मगर कितना है भैया 45+1, तो कितना होना चाहिए 46 होना चाहिए। और फाइनली आया है कितना 54 लेके आया है कौन, बीजेपी। और ठीक है, और कांग्रेस को कितना मिला है 35, और टोटल हो गया 90। अब आइए तेलंगाना देखिए, दो ऐसा राज्य इस बार इलेक्शन हुआ जहां पे मतलब इस इलेक्शन में 2 राज्य ऐसे हैं जो नया राज्य, एक तो छत्तीसगढ़ आपका 2000 में बना, उसके बाद तेलंगाना आपका 2 जून 2014 में बना था। कब बना था 2 जून 2014 में बना था। तो ये आपका तेलंगाना में भी इलेक्शन हुआ है। यहाँ पे केसीआर का प्रभुत्व था, ठीक है। उसका बीआरएस भारत राष्ट्र समिति था। वहां पे जब से 2 जून 2014 से जब से बना था तेलंगाना, तब से बीआरएस का ही वहां पे सरकार थी, ठीक है, केसीआर का ही था, ठीक है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जो यहाँ पे तेलंगाना में उसका कहानी खत्म हुआ है। और कांग्रेस को कितना आया है 64 आया है, और बीआरएस को कितना आया है 39 आया है। तो ये बात मेरे हिसाब से समझ गए होइएगा टोटल। अब बच गया मिजोरम। तो मिजोरम में क्या है ना, अभी इलेक्शन हो रहा है, मतलब ये आपका निर्वाचन आज जो है ये आपका काउंटिंग प्रारंभ है। वहां पे अब शाम तक खबर आएगा, ठीक है। वहां पे 40 सीट ही है टोटल, ज्यादा बड़ा राज्य नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल भी फिगर पता होना चाहिए। आपको एग्जाम से संबंधित पूछ देगा कि कितना सीट था, कितना क्या हुआ नहीं हुआ। अब ये देखिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है भैया, तो क्या कहिएगा छगन भाई मंगू भाई पटेल हैं। राजस्थान के कलराज मिश्र हैं। और छत्तीसगढ़ में कौन है भैया, तो ये विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और तेलंगाना के कौन है, तो यहाँ पे आपका तेलंगाना के राज्यपाल है आपके सुंदर तामिलसाई, ठीक है। तो ये सुंदर राजन तामिलसाई है, ठीक है। तामिलसाई सुंदर राजन है, ठीक है। तामिलसाई सुंदर राजन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना है, तेलंगाना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ चीज आपको छोड़ दिया। अब देखिए ये लोग का इलेक्शन हो गया। अब इलेक्शन हो गया तो भैया गद्दी में बैठेगा कि नहीं बैठेगा। अब यहीं पे आते हैं, देखिए ऐसे पढ़ना और घटनाक्रम के साथ पढ़ना दोनों में अलग है। घटनाक्रम के साथ पढ़िएगा ना तो आपको ज्यादा याद रहेगा। तो घटनाक्रम हो गया, इलेक्शन हो गया। अब इलेक्शन होने के बाद क्या होगा, ये लोग सीट पर पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। तो भैया सीट पकड़ने के लिए अब तो इलेक्शन हम करवा दिए, विधानमंडल का भी गठन हो ही चुका है। तो अब करेगा क्या, तो अब ये है ना कि इसका जो गठन होगा तो एक मंत्री परिषद का गठन करेगा ना। मंत्री परिषद काम चलाने के लिए भैया मंत्री परिषद चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक मंत्री परिषद होगा। और ये मंत्री परिषद क्यों होगा, क्योंकि देखिए अभी आपको बोले भारत राज्यों का संघ है और सेंट्रल का एक आदमी बैठा हुआ है कहां पे आपका राज्य में। तो उसी के यानी राज्यपाल के सलाह मशवरा के लिए एक मंत्री परिषद होगा, बस इतना जानिए। और ये कितना अनुच्छेद में होगा, 163 में कहा गया है कि एक राज्य में एक मंत्री परिषद का गठन करेगा राज्यपाल अपने कार्य संचालन के लिए, ठीक है। यानी अपने कार्य प्रणाली को काम करने के लिए सलाह मशवरा के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेगा आर्टिकल 163 में। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल जो है मंत्री परिषद, फिर आगे बताएंगे कि वो बाध्यकारी है कि नहीं, इसी पे हमेशा लड़ाई भी चलता है, ठीक है। तो 100 मंत्री परिषद का गठन करेगा। अब आइए 164 में, अभी लोग इलेक्शन लड़ लिया तो भैया ये लोग को तो नियुक्ति भी करेगा। आर्टिकल 164 में क्या करता है ना, नियुक्ति करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल। किसका, उस स्टेट का मुख्यमंत्री, क्योंकि सेंटर का जो मेन आदमी है सारा चीज वही करता है, ठीक है। क्योंकि एक आदमी वो बैठा हुआ वो निर्वाचित नहीं है भैया,
वो सेंटर का आदमी है, तो उसका निर्वाचन कौन करेगा? उस राज्य का जो मुख्यमंत्री बनेगा उसका नियुक्ति कौन करेगा? उसका नियुक्ति करेगा राज्यपाल। कितने आर्टिकल में? 164 में, ठीक है। और मुख्यमंत्री के तला पर जो अन्य मंत्री होगा उसका भी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा, ठीक है। तो कितना आर्टिकल में कहिएगा? 164 में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगा, आर्टिकल 164 में, ठीक है। और अन्य मंत्री का भी नियुक्ति राज्यपाल के ही द्वारा किया जाएगा, किसके सलाह पर? तो मुख्यमंत्री के सलाह पर, ठीक है। और 163 में राज्यपाल अपना जो काम धाम करेगा तो उसके लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेगा, 163 में, समझ गए। अब 165 में एडवोकेट जनरल है, जो स्टेट सरकार का अपना क्या होता है? वकील होता है। जैसे वहां पे आपका महान्यवादी होता है ना, तो उसी तरह से राज्य में आपका क्या होता है भैया? एडवोकेट होता है, ठीक है। ये हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब आइए, आपका एक चीज छूट गया, 168, 169, 170, 171। देखिए यहां से संबंधित जो भी चीज है ना, सब क्लियर कर देंगे आपका। अब देखिए 168 में तो बोल दिए कि विधानमंडल बनेगा, उस विधानमंडल में आपका लोकसभा, ये सब विधानसभा होगा, विधान जहां पे विधान परिषद है तो विधान परिषद होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, राज्यपाल ही होगा। फिर 169 में आइए, 169 में आपको क्या बोले थे? विधान परिषद, कोई भी राज्य विधान परिषद का गठन करने के लिए वो क्या है? स्वेच्छा से अपना कर सकता है, मगर कितना बहुमत से विधेयक पास होना चाहिए? 2/3 से, और संसद से मंजूरी मिलना चाहिए, तब जाके वहां पे क्या हो जाएगा? आपका विधानसभा मतलब विधान परिषद बनेगा, ठीक है। और विघटन भी कर सकता है, ये शक्ति किसको है? राज्य को है। कितना आर्टिकल में? 169 में। अब आइए 170 में। 170 में आपको पहले बोले जो निर्वाचन हुआ है 500 होना चाहिए। 171 में क्या हो जाएगा? विधान परिषद का जो आप 30 मतलब 40 से कम नहीं होना चाहिए, और विधानसभा जो सीट है उस स्टेट में उसका 1/3 से अधिक नहीं चाहिए, 171 में। ये टोटल आपका विधानसभा से संबंधित जो भी चीज है बिल्कुल कट टू कट क्लियर कर दी है। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको एक भी टेंशन नहीं लेना है। अगर यहाँ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा तो आई होप मेरे हिसाब से, और इतना तो बात बिल्कुल भी पूछता है। एक चीज आपको नहीं बताई, सिर्फ राज्यपाल। देखिए ये जो है ना आपका जो है राज्य के बारे में अपना संवैधानिक स्थिति क्या है, तो संवैधानिक स्थिति ये है, आप जब आइएगा भाग 6, क्या कहिएगा? भाग 6 जब पढ़िएगा, भाग 6 में आपका आर्टिकल कितना कहिएगा? 152 से शुरू होकर 237 तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा राज्य की ही बात कहा गया, तो 152 से ही राज्यपाल शुरू होता है, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी करेगा, आर्टिकल 155 में एगो वीडियो में बता चुके हैं, देखिएगा वीडियो में नीचे में तो आपको दिख जाएगा। तो वहां से संबंधित टोटल राज्यपाल के सारा चीज, ज्यादा बताएंगे तो लंबा चला जाएगा। तो 152 से शुरू होकर के आपका 159 तक मतलब 160 तक जो है आपका राज्यपाल होता है, फिर आपका ये सारा चीज शुरू हो जाता है। और ये जो भी कुछ होता है ये सारा संविधान में है, संवैधानिक है। इसी वजह से संवैधानिक चीज को हम लोग को परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी जानना जरूरी है। यहाँ से हम लोग को कोई पॉलिटिकल चीज नहीं पूछने जा रहा है, जब भी पूछेगा तो इस तरह से पूछ देगा कि राज्यपाल, ये जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री का नियुक्ति करेगा किस अनुच्छेद में, तो आपको पता होना चाहिए। नियुक्ति करेगा 164 में। उसके अलावा अन्य मंत्रियों का भी नियुक्ति करेगा तो किसमें? 164 में। किसके सलाह पर? मुख्यमंत्री के सलाह पर। राज्यपाल अपना कार्य प्रणाली को संचालित करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेगा, कितने अनुच्छेद में? 163 अनुच्छेद में, ठीक है ना। चुनाव हुआ है तो क्या कहिएगा भैया? 170 में क्या कहा गया है? प्रत्येक राज्य में सीमा क्षेत्र के अंदर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, और वो सीट 60 से कम नहीं होगा, ठीक है, और 500 से अधिक नहीं होगा। अब ये विधान परिषद कुछ छूट दिया, तो कुछ राज्य में विधान परिषद है, कहां कहां है? तो क्या कहिएगा? बिहार में है, यूपी में है, 2 हो गया, तीसरा हो गया तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। कितना हो गया? 4 हो गया। एक आपका बच गया है कौन? कर्नाटक, और दूसरा बच गया है आपका कौन? महाराष्ट्र। इतना 6 स्टेट में आपका विधान परिषद है। तो विधान परिषद बिल्कुल भी याद रखेगा, और ये सारा चीज आपका महत्वपूर्ण चीज बताया है, इसको अगर आप समझ गए तो बिल्कुल भी समझ जाइएगा। देखिए संसद के साथ ही साथ है, और हम लोग का कैसा है? संघीय शासन है कि नहीं है? फिर भाग 11 पर बताएंगे तो लंबा जाएगा, वहां पे केंद्र और राज्य के बीच संबंध बताया गया है कि क्या क्या संबंध होगा, ठीक है ना। वहां पे आपको जो है समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची की किस सूची में कौन काम बनाएगा। ये जो विधायक सब जो चुना है, ये लोग का क्या काम है? ये लोग जो अब जो वोट किए हैं, आपको पता है क्यों किए हैं? वोट किए हैं विधि बनाने के लिए, वोट किए हैं कार्यपालिका को अप्लाई कर, जो कार्यपालिका का जो काम कर रहा है आपके स्टेट में वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका कब देखेगा कौन? वही आपका ये लोग देखेगा जो जिसको आप लोग वोट दिए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, ये विधि बनाने का काम ये सारा चीज आपका विधायिका करता है, जो आप जिसको चुन के भेजे हैं, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपका क्या है? संवैधानिक स्थिति है, इसको जानना बिल्कुल भी जरूरी है। अगर इसको आप नहीं जानते हैं तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ है ना। चलिए आइए यहाँ पे आता है बीएसएफ पर क्या बोलता है? बीएसई मतलब क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका स्थापना 1875 में, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है भैया एशिया का, ठीक है। इसका लिस्टेड कंपनियों में पहली बार कितने बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप हासिल किया? देखिए बोलता है कि लिस्टेड कंपनियां, जो इस पर लिस्टेड कंपनी है बीएसई क्या है भैया? एक शेयर, एक आपका स्टॉक एक्सचेंज है कि नहीं है? इसमें कुछ
स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ कि जो है बहुत सारे कंपनी शेयर का खरीदना बेचना जो होता है वही है आपका स्टॉक एक्सचेंज। तो बहुत सारे कंपनी उसमें लिस्टेड होगा, बहुत सारा कंपनी उससे जुड़ा हुआ होगा, तो उस कंपनियों का जो है पहली बार बोलता है कि बाजार पूंजी यानी मार्केट कैप कितना हासिल किया है। तो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है इस बार आपका बीएसई, कितना किया है 4.01 ट्रिलियन कर लिया है। इसी वजह से ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको पूछ देगा कि कौन ऐसा जो है आपका सिर्फ ये शेयर मार्केट है, मतलब आपका जो है स्टॉक एक्सचेंज है जो 4.01 ट्रिलियन डॉलर जो है उसका मार्केट कैप हासिल कर लिया, तो क्या कहिएगा? बीएसई कहिएगा। अब देखिए बीएसई के बारे में थोड़ा सा जानिए। बीएसई एशिया का सबसे पुराना क्या है स्टॉक एक्सचेंज है। इसका स्थापना कब कहिएगा? 1875 में हुआ था। क्या कहिएगा? 1875 में हुआ था। और ये जो है कहाँ पे देखिए, एक होता वॉल स्ट्रीट, तो वॉल स्ट्रीट जनरल अमेरिका में है, और यहाँ पे दलाल स्ट्रीट मुंबई में दलाल स्ट्रीट है। यहीं पे जो है आपका क्या है, ये आपका बीएसई है। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए इसका जो सूचकांक होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंसेक्स। सेंसेक्स अक्सर सुनते होइएगा, ठीक है, सेंसेक्स है, ठीक है, यही है आपका सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स को बिल्कुल भी सुनते होइएगा। अब आइए एक दूसरा है जो अपना इंडिया का जो है नेशनल है, उसको क्या बोलता है? एनएसई। क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो क्या है भैया? एनएसई है। ठीक है, इसका स्थापना कब कहिएगा? 1992 में कहिएगा। ठीक है, और इसका जो सूचकांक है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निफ्टी 50। क्या कहते हैं? निफ्टी। निफ्टी का बात सुनी होइएगा आप लोग, ऐसा थोड़े नहीं सुनी होइएगा, निफ्टी है। ठीक है, तो निफ्टी 50 आपका किसका है? एनएसई का है। इसका स्थापना 1992। देखिए ये जो आपका स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज है, इसका सूचकांक पता होना चाहिए। बहुत बार पूछ लेता है कि सेंसेक्स किस मतलब आपका स्टॉक एक्सचेंज का है, तो क्या कहिएगा? कहिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। कहेगा कि आपका निफ्टी किसका है, तो क्या कहिएगा? एनएसई का है। एनएसई का स्थापना 1992 में हुआ था। और ये दोनों को रेगुलेट करने का काम, ये जो आप लोग का जो भी ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, इस स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करेगा भैया? इसको रेगुलेट करने का काम किसका है? इसको रेगुलेट करने का काम है सेबी का। सेबी का नाम सुने हैं कि नहीं? ठीक है, SEBI। ठीक है, ये क्या होता है? आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, SEB। ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड होता है, ठीक है, SEBI। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब होता है? 1988 को। क्या कहिएगा? 1988 को सेबी का स्थापना हुआ था। और इसका जो है वैधानिक दर्जा, संवैधानिक नहीं कहिएगा, फिर आपका इसका अधिनियम आया। ठीक है, अधिनियम आके इसको वैधानिक दर्जा मिला। इसको वैधानिक दर्जा कब मिला भैया? क्या कहिएगा? वैधानिक दर्जा इसको मिला आपका। वैधानिक दर्जा कब दीजिएगा? 1900 क्या कहिएगा? 92 में। तो ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए सेबी के बारे में। सेबी का स्थापना 1988 को, इसको वैधानिक दर्जा कब मिले? अधिनियम लाके इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1992 में। इसका काम क्या है? तो जितने भी शेयर मार्केट है, जितने भी आपका स्टॉक एक्सचेंज है, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सेबी करता है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, ये नेक्स्ट ये क्या है आपका? एनएसई है यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वो क्या है? बीएसई है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका स्थापना 1875, एशिया का सबसे पुराना है। इसका जो सूचकांक है वो सेंसेक्स है। इसका जो सूचकांक है वो क्या है? निफ्टी है। तो बिल्कुल भी आपको ये चीज पता होना चाहिए। चले, कितना हो गया भैया? 4.01 ट्रिलियन हो गया। ठीक है, इंपोर्टेंट चीज बताएं भैया, इसी वजह से बिल्कुल भी ध्यान देके चलना है। चलिए आप आगे आइए। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, कहने का मतलब है जितने भी जो है फिजिकली चैलेंज लोग हैं, ठीक है, उसके लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। 1992 में पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको मनाने की घोषणा किया गया था, और ये 3 दिसंबर को मनाते हैं। तो कल जो है बहुत सारे दिव्यांगजन को जो है सम्मानित भी किया गया है अपने राष्ट्रपति के द्वारा। दिल्ली में ये सम्मान हुआ, ये क्या बोलते हैं, आयोजन हुआ था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं। ठीक है, अभी पैरा गेम भी आपका होने वाला है 10 दिसंबर से। कहां पे? आपका दिल्ली में होने वाला है। इसके उसी दिन आपको उसके बारे में जो है बताए थे कि पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम होने जा रहा है। इसका शुभंकर भी रखे थे, क्या उज्ज्वला बताए थे कि नहीं बताए थे? एशिया पैरा गेम भी हुआ आपका, एशिया गेम का जो हुआ 19वां नहीं हुआ हांगजू में, वहां पे भी बताए थे। टोटल 111 पदक लेके। तो पैरा लोगों के लिए टोटल जो विश्व का जो जनसंख्या है ना, टोटल विश्व का जनसंख्या कितना है भैया? 800 करोड़ है ना, जिसमें से 142 करोड़ हम ही लोग के पास है। तो उसमें से 15% जनसंख्या किसके पास है भैया? दिव्यांग जन लोग है। क्या कहिएगा? दिव्यांग जन लोग है। तो ये बात जान लीजिएगा, दिव्यांग जन लोग है 15% पूरे विश्व में। तो इसके लिए जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसको जो है समाज में सम्मान मिलना चाहिए, वर्क मिलना चाहिए, बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए हर फील्ड में इसको। तो इसको जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस इस बार जो है ज्यादा जोर शोर से इसको मनाया गया है। इसी वजह से इसको बिल्कुल भी जानते चलिएगा। अब आइए UNHR यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजी होता है, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी, क्या कहिएगा? उच्चायुक्त कहिएगा। ठीक है, हिंदी में अगर कहिएगा तो कह सकते हैं ना संयुक्त राष्ट्र हाई का मतलब उच्चायुक्त कह सकते हैं ना, शरणार्थी उच्चायुक्त कह सकते हैं, UNHRC। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। अब देखिए
तो इसका क्या है ना, इसके द्वारा 1954 से, क्या कहिएगा, 1954 से जो है एक अवार्ड दिया जाता है। कौन अवार्ड? नॉनसेन। अब नॉनसेन कौन था? देखिए ये एक व्यक्ति थे जो नॉर्वे के थे, ठीक है ना। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय में जो भी शरणार्थी लोग थे, शरणार्थी का मतलब क्या हो गया कि एक देश से दूसरे देश जाके जो शरण लेते हैं उसी को शरणार्थी कहते हैं। राज्यविहीन लोग क्या, जिसका अपना राज्य खत्म हो गया, अब उसका कोई पता नहीं, कोई घर नहीं है। जैसे अभी आपका जैसे युद्ध हो रहा है कहां पे, यूक्रेन में, फिर आपका फिलिस्तीन, ये वाला इजराइल वाला, वहां पे बहुत सारे लोग जो है गजा से निकल करके आपका रफा बॉर्डर के पास आके था, तो वो अगर उस देश से दूसरे जगह चला जाएगा तो वही शरणार्थी। तो उसके लिए क्या करता है कि कोई व्यक्ति हो जो उसको सहायता प्रदान कर रहा है, उसको जो है मतलब पढ़ने लिखने के लिए, या फिर एक मानव का दायरा होता है उससे ऊपर उठ करके, यानी एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के लोगों का सहायता करने पर आपका ये नॉनसेन पुरस्कार, शरणार्थी पुरस्कार दिया जाता है। और ये नॉनसेन खुद एक जो है आप मानव कार्य करता थे, जो शरणार्थियों को या राज्यविहीन लोगों को हेल्प किया करते थे। इसी के नाम पे 1954 में इसका स्थापना किया गया था, ये नॉनसेन पुरस्कार। बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इससे पहली बार जो है आपका 2022 के लिए अंजेला मर्केल को दिया था, जर्मनी के पूर्व चांसलर रही हैं, ठीक है। तो इस बार ये पुरस्कार आपको सम्मानित किया गया, किसको भैया? अब्दुल्लाही माहिर को दिया गया। ये कहां के हैं? ये खुद एक, क्या कहिएगा, ये खुद एक शरणार्थी है, ठीक है। ये खुद एक पूर्व शरणार्थी थे, ठीक है ना। ये आपका सोमालिया के, सोमालिया का राजधानी मोगादिशु है, ये अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ता है, अभी आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पड़ता है आपका सोमालिया। तो वहीं के बंदे हैं। ये केनिया में जो बच्ची जाती थी उसको बहुत ज्यादा लोग को किताब बहुत ज्यादा दिया है, ठीक है। एक जो मानव का एक लिमिट होता है ना, लिमिट से ऊपर से आकर के जो है उसको जो है बहुत ज्यादा हेल्प करना, उसी पे आपको ये पुरस्कार दिया गया। तो अब्दुल्ला माहिर को यह पुरस्कार मिला है, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। यूएनएचआरसी को तो आप लोग को सारा कुछ बता ही दिए हैं, ठीक है। ये कहां के हैं? सोमालिया के हैं। तो ये 2-3 चीजें आपको पूछ सकता है। देखिए एंजेला मर्केल को 2022 का लिया दिएगा, एलेनोर रूजवेल्ट को 1954 में दिया गया था। सबसे पहले यूएनएचआरसी का नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार पाने वाले कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट था, ठीक है। तो रूजवेल्ट को सबसे पहले दिया गया था। 2022 का एंजेला मर्केल है और अभी का अब्दुल्लाही माहिर है, ठीक है। तो ये बात समझ गए होंगे। आइए, पुरस्कार की स्थापना 1954 में किया गया था। यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजी होता है। इसका स्थापना 1950 में। मुख्यालय कहां पे है? ये जेनेवा में है। इसके उच्चायुक्त कौन है? तो क्या कहिएगा? हाँ ठीक है, फिलिप्पो ब्रांडी नाम है इसका, फिलिप्पो ब्रांडी नाम है, ठीक है। इसके उच्चायुक्त कहाँ है? जो जेनेवा में जो इसका मुख्यालय है, तो उसके उच्चायुक्त होंगे ना, तो उसके उच्चायुक्त कौन? फिलिप्पो ग्रांडी है, ठीक है। तो ये 4 चीज, फिलिप्पो ग्रांडी इसका उच्चायुक्त है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। स्थापना 1950 में, 1954 से ये पुरस्कार दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इस पुरस्कार को बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है। पूछ देगा। अंजेला मर्केल वाला तो कई जगह पूछा भी गया है। चलिए आते हैं, बहुत इंपोर्टेंट चीज बता रहे हैं आप लोग को। आगे आइए, 37वें पुणे अंतरराष्ट्रीय मैराथन जो है केनिया के हैं, ठीक है। केनिया का राजधानी नैरोबी है, जानते ही आप लोग। वहां के जो है कौन है भैया? केमई एलियास जो है कैप्रोनो ने ये आपका मैराथन जीत लिया है, ठीक है। ये पुणे अंतरराष्ट्रीय इस बार 37वां हुआ था, ठीक है। हर बार होता है, ठीक है। और ये कब से खेल दिया जाता है भैया? ये बहुत 1983 से ये जो है आपका खेला जाता है, ठीक है। तो इस बार 37वां हुआ था। किसने जीता? तो क्या कहिएगा? केमई एलियास कैप्रोनो जीता है। कहां के हैं भैया? केनिया के। केनिया का राजधानी कहां है भैया? नैरोबी में है, ठीक है। केनिया के साथ हम लोग का हमेशा वहां पे विलियम रूटो जो है वहां के राष्ट्रपति, अच्छा संबंध चलता है हम लोग का, ठीक है। ये अफ्रीका बात, वही केनिया के बारे में बताया जो शरणार्थी वाला केस है, ठीक है। तो आपको अभी जो बताएं, तो याद रखिएगा केमई इलियास कैप्रोनो क्या जीते हैं? 37वें पुणे अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। मैराथन दौड़ क्या है? तो ना मैराथन 26 मील 385 गज का होता है मैराथन दौड़, ठीक है। तो मैराथन दौड़ को थोड़ा सा याद रखिएगा, अक्सर धावक को पूछी। और केनिया साइड के जमैका, हुसैन बोल्ट को जानते हैं ना, जमैका के थे, ठीक है। उधर के लोग जो है ना, जो भी यानी 0 डिग्री, यानी कहने का मतलब है कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच, जो भी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी देश पड़ता है ना, तो वहां के लोग का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत तगड़ा होता है, बहुत लंबे लंबे लोग होते हैं, जब गजब दौड़ते हैं, ठीक है। चाहेगा तो किसी को भी फान फून के निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आइए, चक्रवात मिचोंग। देखिए ये मिचोंग चक्रवात जो है ना आपका कहां पे आया है भैया? तो ये देखिए, ये पहले आप ये समझा देते हैं। ये आपका जो है ना ऐसे करके, ये जो है ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका बंगाल की खाड़ी है, बस इतना जानिए। ये आपका बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में ये आपका जो है आपका दक्षिण पश्चिम में, ये आपको जो है कह सकते हैं कि ये वाला एरिया में जो है आपका ये चक्रवात बना था, ठीक है। और चक्रवात कब बनता है भैया? कहीं पे भी जब आपका क्या हो जाएगा, अगर आपका वहां पे दबाव क्षेत्र, एक निम्न दबाव क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो वहां चक्रवात बनने लगता है, ठीक है। चक्रवात क्या है? चक्रवात एक हवा है, ठीक है। 2 तरह का चक्रवात होता है, एक उष्णकटिबंधीय होता है, एक शीतोष्णकटिबंधीय होता है। तो हम लोग के इधर जो भी चक्रवात आता है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है। और भारत में चक्रवात 2 समय में आता है। पहला समय में आपका आता है, क्या कहिएगा? मई से, क्या कहिएगा? एक
पहला दूसरा सीजन, ठीक है। तो एक पूर्व मानसून में पहले आता है, ठीक है। तो पूर्व मानसून से पहले तक आएगा तो कौन सा आएगा, मार्च से मई तक आएगा, क्या कहिएगा, मार्च और मई के बीच आएगा, मार्च और मई के बीच आएगा, ठीक है। और दूसरा बार के पास आता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच आएगा। तो जब भी तक अगर चक्रवात का कोई भी ड्यूरेशन पूछे तो ये दो चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक पहला क्या है कि मानसून पूर्व एक चक्रवात आता है और एक मानसून बाद में आता है। जो मानसून बाद में आता है तो वही वाला चक्रवात यहाँ पे आया। तो यहाँ पे क्या है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। देखिए निम्न दाब का क्षेत्र कहने का मतलब ये होगा जहां पे टेम्परेचर अधिक होगा वहां पे दाब कम होगा, और जहां पे दाब अधिक होगा वहां पे टेम्परेचर कम होगा। यानी कहने का मतलब है जहां पे प्रेशर अधिक वहां पे टेम्परेचर कम, जहां पे टेम्परेचर अधिक वहां पे प्रेशर कम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, प्रेशर लो प्रेशर क्षेत्र बनता है और उसके बाद जो है यहाँ से हवाएं तेज होकर चलने लगता है। और ये आपका ये वाला तमिलनाडु वाला क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे तो आपका बोला आज 4 दिसंबर है, मछुआरा उछवारा सारी चीज को 8-9 डिस्ट्रिक्ट अलर्ट जारी कर दिया है। और ये वाला जो आंध्र प्रदेश वाला तट है यहाँ पे भी जो है आपका क्या किया है, आपका हाई अलर्ट जारी करवा दिया है। तो इस चक्रवात को याद रखिएगा, ये मिचोंग चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में आया है, ठीक है। और इससे प्रभावित राज्य कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो जाएगा। अब देखिए चक्रवात का नामांकन कुछ देशों के द्वारा किया जाता है, इसमें 13 देश है और इसे सारा चीज कौन करता है, आईएमडी। आईएमडी मतलब क्या हो गया, इंडियन मेरिटियल, ये आपका जो है ये डिपार्टमेंट होता है ना, हाँ। तो इसका स्थापना कब हुआ था भैया, 1875 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय देखिए, इसका मुख्यालय अलग अलग जगह, अगर पहले पूछ देगा तो सबसे पहले शिमला में था, फिर पुणे में था और अभी कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है, इसी के द्वारा ये जो है आपका सूचना जारी किया जाता है। आईएमडी को बिल्कुल भी याद रखिएगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ये बात जानना है। अब देखिए ये जो है चक्रवात है, ये चक्रवात देखिए, ये जो मान लो ये ग्लोब है ना, ये ग्लोब है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये 0 डिग्री है तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है कि नहीं है। विषुवत रेखा के ऊपर में उत्तरी ध्रुव, नीचे तो विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव में जो भी चक्रवात होगा, जहां पे भी लो टेम्परेचर बनेगा, ठीक है, अच्छा मतलब लो प्रेशर बनेगा और वहां पे चक्रवात उत्पन्न होगा, तो चक्रवात का जो चलने का दिशा होगा वो दिशा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। चक्रवात कैसे, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो है चलता जो घूमता है, ठीक है, उसका दिशा कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की चलने की जो दिशा होगा तो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। और प्रति चक्रवात इसका जस्ट उल्टा होता है, यहीं पे अगर प्रति चक्रवात आएगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, घड़ी के सुई की दिशा यानी क्लॉकवाइज घूमेगा और दक्षिणी गोलार्ध में आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये बात याद रखिएगा। और चक्रवात में मेन क्या होता है ना, यहाँ पे जो है ना हवा क्या होता है ना, बाहर से अंदर की ओर चलता है, क्योंकि ये यहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर में क्या हो जाएगा, हवा खूब जोर से खींचेगा। कोई भी मान लीजिए आप एक वैक्यूम बना दीजिए एकदम बहुत बड़ा क्षेत्र का, और अचानक से थोड़ा सा तो लो प्रेशर होगा ना, तो एकदम पूरा हवा जोर स्पीड से भागेगा, क्योंकि कोई भी चीज अपना खाली स्थान को भरने के लिए भागता है, ठीक है। तो खाली स्थान, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आपका खाली स्थान है, देखिएगा उस काम को एकदम बहुत स्पीड से कीजिएगा। तो खाली स्थान जो लो प्रेशर हो जाता है, अपने प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो जहां पे हाई प्रेशर है वहां से हवाएं लो प्रेशर की तरफ चलने लगता है, ठीक है। तो ये होता है आपका चक्रवात का स्थिति। और प्रति चक्रवात में जस्ट उल्टा होता है, हवाएं क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर चलता है, इसमें हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलता है। तो यही होता है आपका चक्रवात और प्रति चक्रवात। चक्रवात दो तरह का, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दो होता है। तो हम लोग का भारत में दो समय में आता है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये कहां पे आया है, आपका बंगाल की खाड़ी में आया है, ठीक है। यही थे आईएमडी। अब देखिए एक चीज बता रहे थे, 13 देश को मिलकर के जो है एक संगठन बनाया गया, उसी के द्वारा जो है आपका ये नामांकन किया जाता है, किसका, चक्रवात का। देखिए अब भाई चक्रवात का नामांकन करने का, देखिए पृथ्वी क्या है, ये ग्लोब है, और इस ग्लोब में बहुत जगह बहुत सारा वाटर बॉडी है, और हर अलग अलग जगह में अलग अलग अक्षांश पे अलग अलग मौसमी घटना होता है। तो एक समय में पूरे पृथ्वी पर कई जगह चक्रवात आ सकता है, ठीक है। तो लोग में एक भ्रम ना हो, लोग में कंफ्यूजन ना हो, सूचना देने में परेशानी नहीं हो, इसी वजह से चक्रवात का नामांकन किया जाता है। ये बात समझ गए कि चक्रवात का नामांकन हम इस वजह से करते हैं कि लोग में भ्रम की स्थिति ना हो, और पूरे पृथ्वी में एक मौसमी घटना अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकता है, और एक समय में कई जगह चक्रवात प्रति चक्रवात आ सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी हमारे पृथ्वी में कितना % पानी है, ज्यादा पानी है ना, है तो कहने का मतलब यही है। इसी वजह से नामांकन करते हैं। इसके नामांकन का अभी पता नहीं चल पाया है, ठीक है, कि इसका नामांकन कौन किया है, जैसे करता है तो फिर आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए यही है आपका मिचोंग जो चर्चा में बना हुआ है, बंगाल की खाड़ी में आया है।
हमको लगता है सारा चीज यहाँ पे आपका बिल्कुल कट टू कट कर दिए। अब आइए एक्सपोसेट उपग्रह। एक्सपोसेट क्या है भैया? ये जो है इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया जाने वाला है। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उसके द्वारा एक्सपोसेट लॉन्च करेगा। क्यों करेगा भैया? ये जो है ना पृथ्वी का अवलोकन के लिए ये किया जा रहा है। और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसरो के द्वारा किया जाएगा। तो पहले इसरो को मान लीजिए। इसरो कहां से करेगा? आपका श्री हरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से करेगा, ठीक है। इससे पहले चलिए रुकिए, तो यहाँ पे एक चीज आपको बता देते हैं, फिर रिवीजन करा देते हैं। पढ़ाना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लोग भूल जाता है। यहाँ पे अभी हम लोग हाल फिलहाल में क्या किए? तो चंद्रयान 3 किए थे। चंद्रयान 3 किए थे ना, कब किए थे भैया? चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किए थे? ये किए थे आपका 14 जुलाई को किए थे। क्या कहिएगा? 14 जुलाई को किए था। पहुंचा कब था? 23 अगस्त को पहुंचा था, ठीक है, 23 अगस्त को पहुंचा था, ठीक है। और 23 अगस्त के दिन ही हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। ये चीज आपको एकदम बिल्कुल भी याद होना चाहिए। आज जहां पे चंद्रयान 3 लैंडिंग किया उस जगह का नाम क्या रखें? शिव शक्ति रखें, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले हम लोग पहले हो गए। उसके बाद देखिए रिकॉर्ड में जो आपका सूर्य मिशन हुआ था, ठीक है, क्या कहिएगा? सूर्य मिशन कब किए थे भैया? तो ये भी आपका कितने तारीख को किए थे? आपका जो है इधर छोड़े हैं, ठीक है। ये आपका कब? 2 सितंबर को छोड़े थे शायद, ठीक है, 2 सितंबर को ही छोड़े थे। 2 सितंबर को छोड़े थे। और कहां पे छोड़े थे? लैग्रेंज पॉइंट में, ठीक है। और इसको जो छोड़े थे ये किसमें, कौन सा रॉकेट से छोड़े थे? चंद्रयान 3। तो इसको याद रखिएगा, LVM, क्या कहिएगा? LVM 3 Mark 4 से छोड़े थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लॉन्च व्हीकल Mark 3, ठीक है। ये जो है आपको ये याद रखना है, LVM 3 Mark 4 से भेजे थे। और इसको किससे भेजे थे? किसको कहिएगा? सूर्य मिशन को, आदित्य L1 को। इसका नाम क्या था? आदित्य L1, ठीक है। आदित्य L1 को किससे भेजे हैं? तो क्या कहिएगा? PSLV C57। ये भी बिल्कुल भी आपको याद रखना है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है, C57 से। इसको कब? 2 सितंबर को छोड़े थे। ये बिल्कुल भी, इसका क्या काम करना है? लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट के बारे में बताए थे, सॉरी। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट मतलब जहां पे क्या है, सूरज और पृथ्वी दोनों का गुरुत्वाकर्षण, यानी सूरज का गुरुत्वाकर्षण, सॉरी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वहां जाके खत्म और सूरज का गुरुत्वाकर्षण वहां से शुरू। तो ऐसे फिर तो टोटल जो है अपना कितना, 5 जो है टोटल अपना जो वायुमंडल है वहां पे ऐसा स्थिति है जब 5 लैग्रेंज पॉइंट है, जिसमें से एक लैग्रेंज पॉइंट को कहां पे हम लोग सूरज के अध्ययन के लिए भेजे हैं। तो ये थोड़ा सा ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब एक आइए यहाँ पे अभी हम लोग गगनयान करने वाले हैं, ठीक है। सूर्ययान तो हो गया है, गगनयान कब भेजेंगे भैया? 2025 में, जो मानव वाला है। अभी हम लोग परीक्षण भी कर रहे थे, बंगाल की खाड़ी में कैप्सूल को गिरवाए थे कि नहीं? तो ये याद रखें। शुक्र मिशन करेंगे 26 से 28 के बीच करेंगे शुक्र मिशन, ये भी बात होना चाहिए। और एक वो आपका हम लोग समुद्री यान करने वाले हैं, वो भी आपका 6000 मीटर तक जाएगा, वो भी बताए थे, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको बिल्कुल भी याद रखिएगा। देखिए बहुत पहले का घटना है, 3-4 महीना पहले का घटना है। अभी हाल फिलहाल में कोई पेपर होगा पूछ लेगा तो फंस जाइएगा कि क्या बोले, है ना। तो ये देख लेना। अब ये एक्सपो उपग्रह किस एग्जाम, तो इसरो के द्वारा किया जाएगा। नासा किसका है? तो जानते हैं नेशनल, ये आपका अमेरिका का है। रोस्कॉस्मोस रूस का है। और जक्सा जापान का है। अभी जक्सा के साथ हम लोग मिलकर के चंद्रमा पे करने वाले हैं, बताए थे उसके भी बारे में, है ना। तो एक्सपोसेट एक्सरे क्या होता है? एक्सपोसेट क्या है भैया? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। इसे PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जो पृथ्वी का क्या करेगा? अध्ययन करेगा। इससे संबंधित और कुछ तथ्य है, उसको भी जान लीजिए, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। देखिए मिशन का उद्देश्य क्या है ना, देश में अंतरिक्ष आधारित एक्सरे खगोल विज्ञान में एक मूल्यवान आयाम जोड़कर शक्तिशाली एक्सरे स्रोतों में ध्रुवीकरण का पता लगाना है। ये मेन मुख्य उद्देश्य है आपका, क्या ये आपका करने का, ठीक है, इस मिशन का करने का। पोलरीमीटर उपकरण बेंगलोर, जो उसमें जो है आपका जो एक्सपोसेट है ना, उसमें जो लगा हुआ है उपकरण है, पोलरीमीटर है, उसको किसके द्वारा बनाया गया था? क्या कहिएगा? आपका जो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बेंगलुरु में है, उसके द्वारा बनाया गया, विकसित किया गया। और ये जो है आपका जो है इसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी पेलोड पोलरीमीटर इक्विपमेंट इन एक्सरे। तो इसको याद रखना है, बिल्कुल भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो चीज महत्वपूर्ण है उसको तो बिल्कुल भी आपको ध्यान देके चलना है, और जो चीज महत्वपूर्ण नहीं है तो उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो मेन इंपोर्टेंट बात आपको हम जो यहाँ बताए हैं, जितनी सारी चीज, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, तो 2 सदनीय 1 सदनीय, बिल्कुल भी इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से संबंधित जो भी आर्टिकल हम बताए हैं, ठीक है, 63, 64, 67, 69, 70, 71, ये सारा चीज पूछने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे एक इंपोर्टेंट करंट अफेयर लेके कल, यानी 5 दिसंबर को। एक क्वेश्चन आप लोग का छूट गया था, भोपाल गैस शादी वाला, ठीक है, उस दिन हम लोग बात कर लेंगे। चलिए।